हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 34 दैट इज हाई कोर्ट। सो हियर वी गो कि इन द इंडियन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट ऑपरेट करता है बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट अबव द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो जुडिशरी इन द स्टेट है, जो जुडिशरी इन स्टेट है कॉन्सिस्ट होती है हाई कोर्ट और हिरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट से। हाई कोर्ट ऑक्यूपाई करती है टॉप पोजीशन स्टेट की जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें। जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट का वो ओरिजिनेट हुआ था 1862 के अंदर इंडिया के अंदर, व्हेन द हाई कोर्ट और सेटअप एट BMC, दैट इज BMC बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। और इन 1866 एक फोर्थ जो हाई कोर्ट वो सेटअप की गई थी, एस्टेब्लिश हुई थी इलाहाबाद के अंदर। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस इन ब्रिटिश केम टू बी हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। और 1950 में एक हाई कोर्ट इन द एग्जिस्टिंग इन अ प्रोविंस बिकम द हाई कोर्ट फॉर द कोरस्पोंडिंग स्टेट। यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, उसने ऑथराइज किया पार्लियामेंट को कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और यूनिटीज़। और इसका जो टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है हाई कोर्ट का वो को टर्मिनस होता है विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। सिमिलरली जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है कॉमन हाई कोर्ट्स का वो को टर्मिनस होता है, मतलब जो ओवरलैप कॉमन होता है एरिया विद द टेरिटरीज जो कंसर्न स्टेट और यूटीज़ होती हैं। तो इट्स वेरी इजी, तो क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया कि वो कॉमन हाई कोर्ट रख सकती है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। अब 2019 में एट प्रेजेंट ये टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, और उनमें से जो 3 हाई कोर्ट्स हैं उनका जुडिक्शन जो है हैव मोर देन 1 कोर्ट के ऊपर है। और अमंग द 9 यूटीज़ दिल्ली जो अलोन है जिसमें एक सेपरेट जिसकी हाई कोर्ट है सिंस 1966। और जो यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अदर यूटीज़ हैं फॉल करती हैं अंदर जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। और जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है जुडिक्शन हाई कोर्ट का किसी भी यूटी पे, और एक्सक्लूड कर सकती है जो जुडिक्शन हाई कोर्ट का फ्रॉम एनी यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जुडिक्शन एक्सटेंड कौन करता है, वो पार्लियामेंट करता है, और एक्सक्लूड भी जुडिक्शन पार्लियामेंट ही करता है। ये एस्टेब्लिशमेंट जो दी हुई है नीचे टेबल में। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आर्टिकल 1 या जो आर्टिकल्स हैं हमारे 214 से लेके 231 या 214 से 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। कंपोजिशन देख लेते हैं और अपॉइंटमेंट। ये एवरी हाई कोर्ट वेदर वो एक्सक्लूसिव हो या कॉमन है कॉन्सिस्ट होते हैं चीफ जस्टिस और सच अदर जजेस जो प्रेसिडेंट हम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी स्पेसिफाई नहीं की स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की, और वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन है उस पर छोड़ दिया। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करता है जो स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट की टाइम टू टाइम डिपेंड अपॉन द वर्कलोड। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा कि हर कोर्ट वेदर वो एक्सक्लूसिव हो कि किसी स्टेट के लिए या कॉमन हो 2 या 2 स्टेट के लिए, तो उसमें होता है चीफ जस्टिस और सच अदर जजेस जो प्रेसिडेंट साहब टाइम टू टाइम अपॉइंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं की और इसे छोड़ दिया एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं टाइम टू टाइम, और जो डिपेंड करता है उनके वर्कलोड पे। अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट जजेस का कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर जो स्टेट कंसर्न का होता है। एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस जो चीफ जस्टिस होता है कंसर्न हाई कोर्ट का उसे भी कंसल्ट किया जाता है। और इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट जो गवर्नर होते हैं ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो जज होता है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो चीफ जस्टिस हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन उसमें जो चीफ जस्टिस है इंडिया के और जो गवर्नर होता है उस जिस स्टेट का हम अपॉइंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस उससे कंसल्ट किया जाता है। और अदर जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उससे कंसल्ट करते हैं। और इस केस में जो अगर कॉमन हाई कोर्ट होती है 2 या स्टेट से ज़्यादा, तो जो भी स्टेट उसके अंदर कंसर्न है उनके सभी गवर्नर्स को कंसल्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो सेकंड जजेस केस है 1993 का,
सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया डेट नो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ चुके हैं। और जो थर्ड जज केस था 1998 का, सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट हाई जज के कोर्ट का जज जो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट का जजेस का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शुड कंसल्ट करेगा कि कॉलेजियम 2 सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट के। थर्ड जो सोल ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। सो वेरी इजी। और जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, और जो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी 2014 की, और जिसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे अपॉइंट किए जाते थे जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के विद द न्यू बॉडी, जिसे नजैक बोलते थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन 2015 के अंदर जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और जो नजैक है वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसके रिजल्टिंग में जो कॉलेजियम सिस्टम था दोबारा ऑपरेटिव होने लगा। और इस वक्त वर्डिक्ट को डिलीवर किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4th जज केस में, जिसे बोलते हैं 4th जजेस केसेस ऑफ 2015। कोर्ट ओपिनियन दैट द न्यू सिस्टम वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब देखते हैं चैलेंजेस, क्वालिफिकेशन और सैलरी। क्वालिफिकेशन क्या है कि जज है जो अपॉइंट किया जाता है एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। फर्स्ट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, he should have held a judicial office in the territory of India for at least 10 years। कोई जुडिशियल ऑफिस में वो रहा हो, एक काम किया हो, और वो एडवोकेट होना चाहिए कि किसी हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। सो ये दोनों में से ये और है, नॉट एंड, कि एक होनी चाहिए। फ्रॉम द अबव ये क्लियर हो चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं करी मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। Moreover, unlike in the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for the appointment of distinct jurist as a judge of a high court। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो थर्ड पॉइंट अपने क्वालिफिकेशन में देखा था कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट जूरिस्ट की भी ज़रूरत थी, लेकिन हाई कोर्ट के में कोई भी प्रोविज़न नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट जूरिस्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब ओथ और अफर्मेशन देख लेते हैं कि पर्सन को अपॉइंटेड किया जाता है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और उसके ऑफिस में एंटर करने से पहले उनको ओथ लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट के सामने, उस स्टेट, उसके गवर्नर के सामने उस स्टेट के, और सम पर्सन जो गवर्नर जी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं क्या क्या लेते हैं। तो इट्स सिंपल वही सेम हमारा कोड जो BUTU इज बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, इज अपहोल्ड द सोनिटी एंड इंटीग्रिटी, इज ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, एबिलिटी एंड जजमेंट, परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को बिना फेवर के और फियर के, अफेक्शन और इलविल के, विज अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो भी आपको पूरा ही रट जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सैलरीज और अलाउंसेज जो होते हैं और लीव और पेंशन किस जज के हाई कोर्ट के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा, और वो वैलिड नहीं होते उनके डिसएडवांटेज में उनके अपॉइंटमेंट के बाद, एक्सेप्ट अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई हो। और 2018 में जो सैलरी थी चीफ जस्टिस की वो बढ़ा दी गई है, और जो जज है उनकी ये कर दी गई, और ये सैनिटरी अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और अदर जो मेडिकल फैसिलिटी और फ्री अकोमोडेशन मिलता है। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं उन्हें आर एंटाइटल टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उन्हें एज अ मंथली पेंशन मिलता है। अब टेन्योर, रिमूवल और ट्रांसफ़र देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई फिक्स नहीं किया है जो टेन्योर ऑफ जजेस का हाई कोर्ट के। हाउएवर इट मेक द फॉलोइंग 4 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट है कि उन्होंने ही होल्ड ऑफिस अंटिल, अगर वो एज अटेंड करे 62 ईयर्स तब तक, और कोई भी क्वेश्चन इस रिगार्ड में जो होता है वो एज के रिगार्डिंग वो प्रेसिडेंट साहब द्वारा डिक्लेयर किया जाता है इन आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का वो फाइनल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से बाय प्रेसिडेंट को रिटर्न में देकर, और ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और वो अपनी सीट को भी, ऑफिस को भी वैकेट कर सकते हैं कि वैन ही इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और वैन इज़ ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, उस केस में इनकी सीट वैकेट हो जाती है। रिमूवल देख लेते हैं कि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं कि ये जज जो हाई कोर्ट का वो रिमूव किया जाता है उसके ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट इशू करता है रिमूवल का ऑर्डर केवल जो आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट जो प्रेजेंट किया जाता है इन द सेम सेशन उसके रिमूवल के लिए। और ये एड्रेस है ये स्पेशल मेजोरिटी द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए दोनों हाउस की,
दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जिसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, और मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो ग्राउंड है रिमूवल का वो दो हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। थस एक जो जज होता है हाई कोर्ट का, वो रिमूव किया जाता है सेम मैनर में, सेम ग्राउंड में, जैसे हमने पढ़ा था जो जज है सुप्रीम कोर्ट का। और जो जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 का, वो रेगुलेट करता है जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो देख लेते हैं कि जो लोकसभा में अगर वो स्टार्ट होता है तो 100 मेंबर्स उसको साइन करते हैं, राज्यसभा में 50। और एक बात हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सप्लेन की थी कि अगर 100 मेंबर्स लोकसभा ने इसको साइन कर दिया तो ये अब ये इसकी नीड नहीं है कि वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे इसको 50 मेंबर्स साइन करेंगे, तो दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। सेकंड है जो स्पीकर और चेयरमैन इसको एडमिट भी कर सकते हैं मोशन को, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडमिट कर लिया गया तो जो स्पीकर और चेयरमैन है वो 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और 3 मेंबर जो कौन कौन होते हैं, फर्स्ट है जो चीफ जस्टिस और जज सुप्रीम कोर्ट का, सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड होता है डिस्टिंक्ट जूरिस्ट। अब देख लेते हैं फिफ्थ कि अगर जो कमेटी फाइंड करती है कि जो जज गिल्टी है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के कारण 2 ग्राउंड पे, तब वो जो हाउस है वो मोशन को कंसिडर में करता है। और जब मोशन दोनों हाउस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट साहब के सामने प्रेजेंट किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर पास कर देते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। फ्रॉम द अब ये क्लियर हो गया है कि जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का सुप्रीम कोर्ट के जज का वो सेम है जो हाई कोर्ट के जज का था। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि कोई भी जज अब तक हाई कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। अब ट्रांसफ़र देख लेते हैं जजेस का। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, किससे कंसल्ट करके, आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऑन ट्रांसफ़र उन्हें वो ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी सच कंपनसेटरी अनाउंसेस जो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। और 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के जजेस का वो कुड बी रिसोर्टेड टू ओनली एन एक्सेप्शनल मेजर और नो ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट नो एज अ वे ऑफ पनिशमेंट। तो जो ट्रांसफ़र है जज का हाई कोर्ट के तो उसे एज अ वे ऑफ पनिशमेंट नहीं लिया जाएगा, बल्कि ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है कोई एक्सेप्शनल मेजर्स के दौरान। और अगेन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है इज़ नेसेसरी टू चेक अर्बिट्रेनेस जो ट्रांसफ़र में जज के, बट ओनली द जज हु इज़ ट्रांसफ़र वही इसको चैलेंज कर सकता है जिसका ट्रांसफ़र किया गया है वही पर्सन। और जो थर्ड जजेस केस था 1998 का, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था कि इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जज जो हाई कोर्ट का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट जरूर किया जाएगा। इन एडिशन टू द ये जो कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी कंसल्ट किया जाएगा। और जो चीफ जस्टिस होते हैं 2 स्टेट गवर्नमेंट के, 1 जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और 1 जहाँ से किया जा रहा है, दोनों के। तो 4 कॉलेजियम के लिए 2 जहाँ पे जा रहे हैं और 1 चीफ जस्टिस, तो ये सेमिन लोगों हो गए, इनके थ्रू इनसे कंसल्ट किया जाएगा। थर्ड जो सोल ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो कंसल्टेशन प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। अब एक्टिंग एडिशनल रिटायर्ड जजेस देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी जज हाई कोर्ट के एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, किन केसेस में कि जब जो ऑफिस होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो वैकेंट हो, या और जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट का वो टेम्परली एब्सेंट हो। थर्ड कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट का वो अनेबल हो टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। अब एडिशनल और एक्टिंग जजेस देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज अ एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्ससीडिंग 2 years। इसमें फर्स्ट प्रोविजन है कि देयर इज़ अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट। सेकंड कि देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, कि इन सब केसेस में एडिशनल जो और जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड में प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंटेड ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज अ एक्टिंग जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट when a judge of that high court other than chief justice is unable to perform the duties of office due to absent हो चुके हैं या कोई भी दूसरा रीज़न, और अपॉइंटेड टू एन टेम्प्रेरी उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ डेड स्टेट हाई कोर्ट बना दिया गया। इन सच केस में एक्टिंग जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो एक्टिंग जज होता है वो होल्ड करता है ऑफिस को अनटिल जो परमानेंट जज है वो ना आ जाए अपने ऑफिस में। हाउएवर बोथ जो एडिशनल और एक्टिंग जज है वो 62 ईयर एज के बाद वो उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। अब रिटायर्ड जजेस का देख लेते हैं कि एट एनी टाइम किसी भी टाइम जो चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ अ स्टेट
हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जजेस ऑफ डेट हाई कोर्ट और किसी भी दूसरी हाई कोर्ट को कि वो एक्ट कर सकें एज अ हाई कोर्ट का जज ऑफ डेट स्टेट किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए। और वो केवल तब कर सकते हैं जब वो प्रीवियसली प्रेसिडेंट साहब से कंसेंट ले चुके हों और उस पर्सन से भी जिसको अपॉइंट करना है। सच पर्सन जो है उस सच अ जज इज़ एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेज जो प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करेंगे और वो सभी इंजॉय करता है सभी जुडिक्शन पावर प्रिविलेजेस जो जज ऑफ डेट हाई कोर्ट को दी जाती हैं, बट उसे कंसिडर नहीं किया जाता एज अ जज ऑफ डेट हाई कोर्ट, बट ही इज़ नॉट अदरवाइज डीम टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब इंडिपेंडेंस देख लेते हैं हाई कोर्ट की कि जो इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी इफेक्टिव डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटीज़ जो उसको दी गई है। वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम किसी भी प्रेशर से इंटरफ्रेंस से एग्जीक्यूटिव के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लेजिस्लेचर के, और उन्हें अलाउ करने चाहिए कि वो जस्टिस कर सके बिना डर के किसी फेवर के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉलोइंग ये मेजर्स दिए गए हैं, प्रोविज़न बनाएंगे जिससे सेफ गार्ड हो सके और इंश्योर कर सकें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल फंक्शन हाई कोर्ट का। तो फर्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो फर्स्ट है कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मींस कैबिनेट, लेकिन उन्हें कंसल्ट करते हैं वे मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ये प्रोविज़न क्लियर करता है कि जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है एग्जीक्यूटिव की एज वेल एज इंश्योर करता है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आए वो पॉलिटिकल और कंसिडरेशन को देखते हुए ना करे जाएँ। सेकंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें प्रोवाइड की हुई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कि ये रिमूव किए जा सकते हैं ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा केवल ऑन ग्राउंड पे और मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार में ऑफिस होल्ड नहीं करते, दो वो अपॉइंट जरूर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किए जाते हैं। ये इससे ऑब्वियस है फैक्ट से कि कोई भी जज जब तक इम्पीच या रिमूव नहीं हुआ है। थर्ड है फिक्स सर्विस कंडीशन कि जो सैलरीज अलाउंसेस और प्रिविलेजेस ये पेंशन होती हैं हाई कोर्ट की वो टाइम टू टाइम डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, बट ये चेंज नहीं होती डिसएडवांटेज में उनके अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें कम नहीं किया जाता एक्सेप्ट एक केस में ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है जज के हाई कोर्ट की वो सेम रहती है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। फोर्थ है एक्सपेंसेस जो उनके वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, लेकिन जो हाई कोर्ट है तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होंगे। जो सैलरीज और अलाउंसेज हो जजेस की सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन जो स्टाफ की है एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है जो हाई कोर्ट का वो चार्ज होता है किस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे। थस वो नॉन वोटेबल होता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, दो वो उसको डिस्कस जरूर कर सकते हैं। और इट शुड बी नोटेड हियर दैट जो पेंशन होती है स्टेट जो हाई कोर्ट के जज की वो चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कि लास्ट पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में कि इसकी सैलरीज अलाउंसेस और सैलरी अलाउंसेस जजेस की और सैलरी अलाउंसेस और पेंशन उसके स्टाफ की और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हाई कोर्ट का आता है वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होता है, लेकिन जो पेंशन होती है जजेस की वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे नॉट ऑफ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिफ्थ है कि कंडक्ट ऑफ जजेस उन्हें डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि एनी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर और इन स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एक्सेप्ट जब इम्पीचमेंट मोशन कंसिडरेशन में हो पार्लियामेंट के अंदर। सिक्स्थ है कि बैन प्रैक्टिस में रिटायरमेंट के बाद कि जो रिटायरमेंट है वो परमानेंट जजेस का हाई कोर्ट का वो प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया के अंदर। कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो उन्हें प्रोहिबिट किया कि वो किसी भी कोर्ट के अंदर में एक्टिंग नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद किसी भी अथॉरिटी के सामने भी इंडिया के एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स के अंदर। ये इंश्योर करता है कि ये फेवर नहीं करेंगे किसी को फ्यूचर के अंदर, या कह सकते हैं कि फ्यूचर फेवर देखते हुए किसी को अभी एट प्रेजेंट में फेवर नहीं करेंगे। सेवन्थ है कि पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट कि हाई कोर्ट पनिश कर सकते हैं किसी भी पर्सन को उसकी अवहेलना करने पे। थर्ड इट कैन एक्शन एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड अपोज बाय एनीबॉडी। ये पावर जो हाई कोर्ट को दी गई है ये इसलिए दी हुई है ताकि वो मेंटेन कर सके अथॉरिटी डिग्निटी और ऑनर को। अब है फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ। जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर्स को सर्वेंट को हाई कोर्ट के बिना इंटरफेरेंस के फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। नाइन्थ है कि उसका जुडिक्शन है वो कैन नॉट बी कर्टेल
जुडिक्शन और पावर है हाई कोर्ट की इन सो फार एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कैन नॉट बी जो कंटेन नहीं किया जा सकता दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बट इन अदर रेस्पेक्ट जो जुडिक्शन पावर है हाई कोर्ट की वो चेंज की जा सकती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। उन्हें बिल्कुल भी लिया नहीं जा सकता, पर उन्हें चेंज किया जा सकता है, मतलब बढ़ा दिया जा सकता है या घटा दिया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल लिया नहीं जाएगा। अब देखते हैं 10 जज इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारा आर्टिकल 50 भी है हमारा DPSP का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि जो स्टेट है वो ऐसे स्टेप्स लेगी जो सेपरेट करे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विसेज के अंदर। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो रोल है एग्जीक्यूटिव का अथॉरिटीज़ का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो केम टू एन एंड। तो गाइज